आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। लेकिन चर्चा कर्नाटक के मंत्री की भी है। कर्नाटक के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर एच.सी. महादेवप्पा पर वीआईपी कल्चर दिखाने का आरोप लगा। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा है कि वो अपने गनमैन के हाथों से जूते पहनते नजर आए। ये मामला उस समय का है जब वो धारवाड़ इलाके में अपने एक आधिकारिक दौरे पर थे। इसी दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात एक कर्मचारी उनके पैरों के पास बैठा दिखा। महादेवप्पा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जैसे ही उनका ये वीडियो सामने आया तो कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब कॉमर्स सिलेबस में भागवत गीता भी शामिल की गई। दरअसल यूनिवर्सिटी ने नई शिक्षा नीति के तहत कॉमर्स विभाग में 5 साल का इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए कोर्स लॉन्च किया है। इसमें इंडियन मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के जरिए भी मैनेजमेंट के गुर सिखाए जाएंगे। साथ ही रामायण, उपनिषद और चाणक्य नीति भी पढ़ाई जाएगी ताकि मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं प्राचीन भारत की मैनेजमेंट स्किल को भी जान सकें। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने पिछले महीने 26 स्टूडेंट के साथ ये पढ़ाई भी शुरू कर दी है। नागालैंड सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर तेमजेन इमना अलोग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जो वायरल हो गया। इसमें वो फिजियोथेरेपी करवाते नजर आए। इसके साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर मशहूर हुए एक डायलॉग की लाइनें भी लिखी। ये लाइनें थी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। साथ ही उन्होंने आगे लिखा, मजा आ गया। तेमजेन इमाना अक्सर मजाक के वीडियो और बातें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। दावा है कि यूपी के कासगंज में एक महिला पुलिसकर्मी को वर्दी में रील बनाने के मामले में निलंबित कर दिया गया। दरअसल ये पुलिसकर्मी सहावर थाने में तैनात है। उसके सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिसको लेकर अब पुलिस विभाग ने कार्रवाई की। महाराष्ट्र के नागपुर में एक चेन स्नेचिंग का मामला सुर्खियों में आ गया। आरोप है कि गिरफ्तार शख्स ने चेन स्नेचिंग का ये तरीका सोशल मीडिया से सीखा। इतना ही नहीं, उसने जो मंगलसूत्र चुराया उसे एक फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर 47,000 का लोन भी लिया। बताया गया कि उसने इस पैसे से मोबाइल फोन और कपड़े खरीदे, लेकिन फिर वो कुछ ही घंटों में पुलिस। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली एनसीआर के बेहिसाब प्रदूषण से जुड़ी है जो बच्चों की सेहत बिगाड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में जा चुकी है और इसका असर बच्चों पर नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चिंता है कि कई बच्चों को जन्म के तुरंत बाद नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। प्रदूषण देखते हुए बच्चों की सेहत के मामले में सावधान रहना जरूरी है, इसलिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। दिल्ली में AQI आंकड़ा भर नहीं है। वैसे तो 500 के करीब का इंडेक्स बता रहा है कि राजधानी में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में यानी खतरनाक है। लेकिन सही मायनों में इसका असर समझना हो तो पास के किसी अस्पताल का रुख कीजिए, जहां कई बच्चों को नेबुलाइजेशन पर रखा जा रहा है, कई नवजातों को सुरक्षित रखने के लिए वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है। ये असर उस बेहिसाब प्रदूषण का है जिसकी चपेट में इस वक्त दिल्ली एनसीआर है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण बच्चों को प्रभावित करता है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन आज आपको हम बता रहे हैं कि ये प्रदूषण किस तरह से नवजात बच्चों को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। हम नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में मौजूद हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल में, और यहाँ पर कई सारे आप ऐसे नवजात बच्चे देखेंगे जो कि नेबुलाइजेशन पर हैं, जिन्हें इस तरह से यहाँ पर रखा गया है क्योंकि इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वैसे तो प्रदूषण से सभी प्रभावित हैं, लेकिन बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और खासकर बच्चों के लिए ये बेहद खतरनाक है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त प्रदूषण नवजातों के लिए कितना बड़ा संकट बना हुआ है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषण गर्भवती महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करता है। मां से होकर ये प्रदूषण बच्चे तक पहुंचता है। प्रदूषण की वजह से समय से पहले डिलीवरी के मामले बढ़ गए हैं और जन्म के तुरंत बाद बच्चों को नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। हमारी जो एयर क्वालिटी है इतनी पुअर हो गई है कि जो न्यू बॉर्न्स हैं उनमें भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, और ये प्रॉब्लम इनकी वजह से नहीं है, एक्चुअली जो मदर्स हैं वो एक्सपोज हो रही हैं एनवायरनमेंट को, इस गंदी एयर को वो इनहेल करती हैं, और फिर क्या होता है कि प्रीटर्म डिलीवरीज होती हैं। मतलब जो हम बोलते हैं 9 मंथ से पहले डिलीवरी होना, वो होती प्रीटर्म डिलीवरीज, और इन बेबीज का फिर बर्थ वेट भी जो होता है वो कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उनके ऑर्गन्स मैच्योर नहीं हो पाते, स्पेशली द लंग्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, तो इन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है। लंग्स इमेच्योर होने की वजह से हमें इनको नेबुलाइजेशन, इवन कुछ बच्चों को वेंटिलेटर की भी नीड पड़ रही है। नवजात या कुछ महीनों के बच्चों को प्रदूषण से समस्या तो आ ही रही है, लेकिन चुनौती सभी बच्चों के लिए है। खासकर जिन बच्चों को पहले से सांस की समस्या है या जो बीमार हैं, उनके लिए बेहिसाब प्रदूषण का सामना करना आसान नहीं। जो बच्चे अस्थमा के हैं या कोई और रेस्पिरेटरी उन्हें डिसऑर्डर है, जिन्हें कभी कभी नेबुलाइजेशन की नीड होती थी, या जो पफ लेते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख रही है। ओपीडी में ये बच्चे आते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, और हम लोग आजकल ज्यादा एडवाइस कर रहे हैं बच्चों को नेबुलाइजेशन। यहाँ समझने वाली बात है कि जहरीली हवा बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सर्दी, जुकाम, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। हवा में मौजूद नाइट्रोजन और सल्फर जैसी जहरीली गैसें बच्चों के दिमाग तक पहुंचकर उनके मानसिक और बौद्धिक विकास को धीमा कर सकती हैं। इसलिए डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जहां तक हो सके इस दौरान बच्चों को घर के अंदर रखना जरूरी है। आप अपना आउटडोर टाइम, घर के बाहर रहने का जो समय, उसको लिमिटेड करें। जितना मिनिमाइज हो सकता है आप उतना मिनिमाइज करें। अब बच्चे हैं वो स्कूल के लिए बाहर जाएंगे ही, अगर वो बाहर जा रहे हैं या अडल्ट जो हैं वो भी बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें N95 मास्क जरूर वेयर करना चाहिए, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दिस पुअर क्वालिटी ऑफ एयर से। देखिए, कोई भी हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हो या फिर डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनके लिए वॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे होते हैं जो कि घर से बाहर जाने की जिद करते हैं, तो हमें अब ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि वो मैक्सिमम टाइम घर में रहें, घर में ही वॉक करें, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, जो भी है वो घर में रह के करें। जानलेवा प्रदूषण से बच्चों को बचाने के लिए जरूरी है कि घर के अंदर स्वच्छ वातावरण बनाया जाए। इसके लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। घर के अंदर मोमबत्तियां या धूप जलाने से बचें। जब हवा की गुणवत्ता अच्छी हो तो घर में सही वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। वायु गुणवत्ता यानी AQI पर नजर रखें, और अगर वायु गुणवत्ता खराब हो तो बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दें। अगर बच्चे को बाहर भेजना हो तो उन्हें मास्क जरूर लगाएं। इसके साथ ही बच्चों को हेल्दी डाइट दें। खाने में भरपूर मात्रा में फल और सब्जियां शामिल करें। सबसे जरूरी है कि बच्चों का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, योग करने से उन्हें बहुत फायदा हो सकता है। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। साल दर साल की यही तस्वीर है। इस पर कंट्रोल करने के लिए सरकारें जो कदम उठा रही हैं वो अपनी जगह अहम है, लेकिन अपने घर में बच्चों को इसके असर से दूर रखने के लिए जरूरी है कि हम सभी सावधानी बरतें। खबर अच्छी तो नहीं है, लेकिन सावधान आपको जरूर कर सकती है, क्योंकि बच्चे आपके भी घर में होंगे। सलाह यही दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने घर के अंदर ही बिताएं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया। दिल्ली में प्रदूषण संकट के बीच समय से पहले सर्दियों की छुट्टियां 19 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मामले में संसद की एथिक्स समिति की बैठक गुरुवार शाम 4 बजे होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसके अलावा समिति के सदस्य दानिश अली को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि समिति में शामिल विपक्ष दलों के सांसद रिपोर्ट पर असहमति पत्र दे सकते हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अब दावा किया कि लोकपाल ने इसी केस की सीबीआई जांच के आदेश भी दिए हैं। उधर महुआ ने इस जांच को लेकर सवाल उठाए।
ईडी ने छत्तीसगढ़ के भिलाई में पटाखा कारोबारी सुरेश धिंगानी के घर और दफ्तर समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। सीएम बघेल के चुनाव नामांकन के दौरान सुरेश धिंगानी भी शामिल हुए थे। चर्चा है कि यह छापेमारी महादेव ऐप मामले से जुड़ी हो सकती है। उधर सीएम ने इस छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और इस छापेमारी को राजनीतिक बताया। सांप केस में घिरे यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने फिर पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। वो मंगलवार को भी अपने वकीलों के साथ बयान देने के लिए सेक्टर 20 थाने पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों और एल्विश से आमने सामने बैठकर भी पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 से 22 दिसंबर तक बुलाया जा सकता है। अब जल्द ही राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी बैठक करेगी, जिसमें संसद सत्र की तारीख फाइनल करने को लेकर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण संकट के बीच 20 और 21 नवंबर को आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा सकती है। दरअसल राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और वित्त मंत्री आतिशी ने आईआईटी कानपुर के कुछ वैज्ञानिकों के साथ एक बैठक की। इसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। साथ ही आईआईटी कानपुर ने दिल्ली सरकार को पूरा प्लान भी सौंपा। हरियाणा के पिंजौर में हॉट एयर बलून सफारी की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान खुद सीएम और दूसरे मंत्रियों ने भी इस हॉट एयर बलून सफारी का लुत्फ उठाया। यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से इसकी शुरुआत की गई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की बड़ी खबर मौजूद है। विधानसभा में एक अभद्र बयान देकर नीतीश कुमार पूरी तरह से घिर गए हैं। हालांकि हंगामा बढ़ता देख उन्होंने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन लगता नहीं है कि चुनावी मौसम में ये विवाद आसानी से खत्म होगा। नीतीश के साथ बीजेपी इसी बहाने इंडिया गठबंधन को घेरने में जुटी हुई है। आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूं। कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए, लेकिन जब तक अपनी बात की बेशर्मी समझ पाते, नीतीश कुमार बुरी तरह फंस गए। विधानसभा के फ्लोर से जनसंख्या नियंत्रण पर, लड़कियों की शिक्षा से कनेक्शन पर नीतीश के जो बोल फूटे, उन पर पटना से दिल्ली तक हंगामा खड़ा हो गया। बवाल होते ही मुख्यमंत्री ने भी मामले की नजाकत समझी और माफी मांग ली, पर जुबान ऐसी फिसली थी कि माफी आसान नहीं। लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। मंगलवार को नीतीश कुमार विधानसभा में जनसंख्या रिपोर्ट पर बोल रहे थे। इस दौरान वो जनसंख्या कंट्रोल करने में महिलाओं की पढ़ाई की अहमियत बताना चाहते थे, लेकिन बताते बताते सदन में जो बोल गए, उसे पूरी तरह सुनाया नहीं जा सकता। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए। हैरत की बात है कि बयान देते हुए नीतीश सहज थे, बल्कि मुस्कुरा रहे थे। आसपास बैठे कुछ विधायक जरूर बगलें झांक रहे थे, पर नीतीश अपने रौ में बहे जा रहे थे। मुख्यमंत्री को तब तक अपने बयान की अश्लीलता महसूस नहीं हुई, पर जब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक घिर गए, तब उन्हें लगा कि कुछ गलत बोल गए हैं। जब शर्म करो के नारे लगे, तो मुख्यमंत्री खुद की निंदा करने लगे। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है, तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। मानसिक संतुलन नीतीश जी खो दिए हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं, यह
बिल्कुल अमर्यादित है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वह कम होगा। असल में लंबे राजनीतिक जीवन में नीतीश की छवि एक सौम्य और शिष्ट नेता की रही है। राजनीतिक विरोधियों पर भी बयान देते हुए नीतीश कुमार ने शायद ही कभी मर्यादा तोड़ी। इसलिए नीतीश के अपनों को भी समझ नहीं आ रहा कि जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में शुमार करने की कोशिश हो रही है, तब ऐसे अभद्र और अजीबोगरीब बयान की जरूरत क्या थी? माफी मांगे। सदन चलने देना चाहिए। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती की। मैं तो माननीय सभापति जी के माध्यम से भी चाहूंगी कि इस तरह के क्लिप्स लोगों को सुनने को देखने को न मिले, ताकि महिलाएं खुद संस्कार हो। उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। सियासत की विडंबना देखिए। जिस बयान पर खुद नीतीश कुमार शर्मसार हैं, उसी बयान को उनकी पार्टी और सहयोगी दलों के नेता सही साबित करने में जुटे। आपत्तिजनक सदन में बयान नहीं। हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कौन विवाद है। जाहिर है जेडीयू के नेता अपने नेतृत्व के साथ खड़े होंगे, लेकिन उनके इस बात ने तूल पकड़ा तो पार्टी के सामने ही मुश्किल आएगी। माना जाता है कि बिहार में महिला मतदाता नीतीश के साथ हैं, इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि नीतीश का बयान चुनावी मुद्दा बन जाए। इसके लिए बिहार विधानसभा को सांकेतिक रूप से गंगा जल से धोकर पवित्र किया गया। नीतीश कुमार के पोस्टर पर कालिख पोती गई। दिल्ली में बिहार सदन के बाहर प्रदर्शन हुआ, नारे लगे और मध्य प्रदेश की रैली में प्रधानमंत्री ने इसी बहाने इंडिया गठबंधन को भी घेर लिया। इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। नीतीश मंझे हुए नेता है। अश्लील बयान दिया तो हाथ जोड़कर माफी मांगने में देर नहीं की, लेकिन देखना ये है कि ये बयान चुनावी मैदान में उनको कितना डैमेज करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 33 अंकों की उछाल रही, ये 64,976 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी भी 37 अंक चढ़ा, ये 19,443 पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स 65,124 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव गिरे। सोना फिर 150 रुपए नीचे आया। दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 61,350 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी भी 950 रुपए टूटी। अब 1 किलो चांदी की कीमत 73,600 रुपए हो गई है। सिट्रोएन EC3 कार की कीमत फिर से बढ़ गई है। इसके सभी वेरिएंट में 11,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने एक साल में दूसरी बार इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत बढ़ाई है। इससे पहले अगस्त में इसके दाम बढ़ाए गए थे, तब इसकी कीमत 25,000 रुपए बढ़ाई गई थी। सिट्रोएन EC3 को भारत में इसी साल फरवरी में 11.5 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा V1 कूपे को अनवील कर दिया है। इटली के मिलान में चल रहे EICMA 2023 शो में कंपनी ने इसकी झलक दिखाई। ये स्कूटर 2022 में आई कंपनी की वीडा V1 स्कूटर का नया और सबसे यूनिक एडिशन है। इसमें खास है इसका ट्रांसफॉर्मेटिक सिंगल सीट डिजाइन। दरअसल इस स्कूटर में सिंगल सीट है, जिसे जरूरत पड़ने पर डबल सीट में भी बदला जा सकता है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे भारत में अगले साल मार्च-अप्रैल तक लॉन्च कर सकती है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर अलीगढ़ की। तालों के लिए मशहूर अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की तैयारी हो रही है। अलीगढ़ नगर निगम ने शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। साल 2021 में भी जिला पंचायत ने अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा था, लेकिन तब इस पर कोई विचार नहीं किया गया। अब फिर से भेजे गए प्रस्ताव को अगर सरकार से हरी झंडी मिलती है तो यूपी में एक और बड़े शहर का नाम बदला जाएगा। 2017 से
यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की सरकार आने के बाद कई बड़े शहरों के नाम बदले गए हैं। सबसे पहले साल 2018 में इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, जिस पर 300 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया था। 2018 में ही 156 साल पुराने मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। इसके बाद साल 2021 में फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। कोई भी राज्य अपने किसी शहर या फिर क्षेत्र का नाम बदल सकता है, जिसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले नगर निगम किसी जगह का नाम बदलने का प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को भेजता है। इसके बाद राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद ही राज्य सरकार नाम बदलने का गजट जारी करती है और फिर उस जगह के लिए नए नाम की शुरुआत होती है। कि हमारी जो सभ्यता पुरानी, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है और जो सनातन धर्म की हमारी परंपरा रही है, उसको ही आगे बढ़ाते हुए हम सब अलीगढ़ के जनप्रतिनिधि द्वारा ये मांग बहुत समय से उठती आ रही है और अब पूरे अलग अलग बोर्ड में इसका प्रस्ताव पास होकर शासन को भेजा जा रहा है, ताकि शासन द्वारा इस पर जल्दी ही मोहर लगे और अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम से बहुत जल्दी जाना जाए। क्या कहना है अलीगढ़ हरिगढ़ के नाम की जो चर्चा चल रही है? बहुत ही अच्छा कार्य सरकार कर रही है और यहाँ के लोगों को भी ये मान लीजिए बहुत बड़ा तोहफा है कि हरिगढ़ का अगर ये नाम हो जाता है, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाता है, तो ये अलीगढ़ शहर की धरोहर, यानी अगर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ था पहले और ये दोबारा हरिगढ़ होने का प्रस्ताव अगर सरकार पास कर देती है, सरकार बधाई की पात्र है। मैं इसको गलत समझता हूँ। अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ ही रहना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और दूसरी चीज, इतना पैसा खर्च होता है ये नाम चेंज करने में और बहुत सारी चीजें बदली जाती हैं, तो इसको किसी और चीज में लगाएं जो पब्लिक को रोजगार मिले। राजनीति कर रही है, बस इलेक्शन वाली बातें हैं सब, और कुछ नहीं। खुशी मिलती है कि हम मूलभूत आधार की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत का मुख्य आधार सनातन से है और सनातन में हरि की पहचान, अपनी संस्कृति की पहचान को यदि हम आगे विस्तार देते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। नाम बदलने से कुछ होता नहीं, विकास की तरफ सोचो ना। इतना दिमाग नाम बदलने में लगा रही हो, इतना दिमाग विकास पर लगाइए। अब अलीगढ़ तालीम और ताले के लिए मशहूर है। यहाँ ये विश्व में अलीगढ़ का नाम फेमस है। अलीगढ़ अपने आप में खुद प्रसिद्ध एक जगह है और इस नाम बदलने से तो कुछ होने वाला है नहीं। लोगों को विकसित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट को और बहुत सारी चीजें हैं। दलित समाज को आगे बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, बदला जाना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए। पहले ये नाम हरिगढ़ ही हुआ करता, क्योंकि हरि की धरती पर हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि ये अलीगढ़ पहले जिस नाम से जाना जाता है अलीगढ़ के नाम से, तो हम ब्रज की भूमि पे खड़े हुए हैं। यह हरि की धरती पे तो हरिगढ़ नाम ही था पहले। ये अलीगढ़ मुगलों वाले टाइम पे ये लोग चेंज कर दिया गया, अलीगढ़ कर दिया गया। तो सहमत हैं? बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। कब तक हो जाना चाहिए? बहुत जल्द हो जाना चाहिए। क्यों बदलना चाहते हैं? नाम ही क्यों? बेरोजगारी क्यों नहीं, विकास क्यों नहीं, और शिक्षा क्यों नहीं, स्वास्थ्य क्यों नहीं, इन चीजों पे क्यों नहीं ध्यान लगाती गवर्नमेंट? और हरिगढ़ ही क्यों होना चाहिए? अब अलीगढ़ है और हरिगढ़ था कब? ये लोग कहते हैं कि अभी यहाँ लोगों ने बताया कि बहुत पहले हरिगढ़ था। ये कभी हरिगढ़ नहीं था, कभी हरिगढ़ नहीं था और ना है। नाम जो बदलने की सरकार चर्चा कर रही है, ये किस लिए कर रही है, आपको क्या लगता है? ये पॉलिटिक्स इशू है, सिर्फ इलेक्शन करीब है, इन्हें सिर्फ वोट बैंक चाहिए और एक सिर्फ हिंदू मुस्लिम के तार पर ही नाम बदलना चाहते हैं। रुक करते हैं अब प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी पर पीएचडी की गई है। वाराणसी की रहने वाली नजमा परवीन ने इसमें सफलता हासिल की है। इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी पूरी कर ली। नजमा के मुताबिक वो प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन और उनके संघर्षों से काफी प्रभावित है। पीएम मोदी पर लिखी गई किताबों के बीच बैठी ये नजमा परवीन हैं, जो प्रधानमंत्री के राजनीतिक जीवन और उनके संघर्षों से इतनी प्रभावित हुई कि उन पर पीएचडी कर डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की रहने वाली नजमा ने हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी पूरी की है। शोध का विषय था नरेंद्र मोदी का राजनीतिक नेतृत्व, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।
नज़मा के मुताबिक उनका ये शोध 2014 के लोकसभा चुनाव के विषय संदर्भ में रहा। तो 5 अध्याय है मेरे इसमें। तो पहला जो है 1947 से लेकर के 2014 तक की जो राजनीतिक है उसमें कितने उथल पुथल हुए, कांग्रेस की कैसे सरकार रही और कैसे वंशवाद रहा, नेहरू की सारी चीजें, तो मैंने उसमें उसका वर्णन किया है। और फिर कैसे 2014 में पूरी राजनीति का परिवर्तन हो गया, तो उसका वर्णन मैंने पहले अध्याय में किया है। दूसरे अध्याय में मैंने नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में पूरा लिखा है कि कैसे वो जमीन से उठ करके कैसे ऊपर ऊंचाई पे पहुंचे, तो उसके बारे में मैंने पूरा जिक्र किया है। इस विषय पर शोध करने में उन्हें पूरे 8 साल लगे और इस बीच हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों ने उनके इस काम को और चैलेंजिंग बना दिया। हालांकि उन्होंने अपने शोध में अपने जीवन काल में देखे सभी प्रधानमंत्रियों के राजनीतिक सफर को दिखाया है और इनकी तुलना में नज़मा को पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। बहुत सारे विरोध होने के बावजूद भी सारे वर्ग के लोगों ने मिल करके उनका साथ दिया, क्योंकि कट्टरपंथी हमेशा हर जगह रहते हैं और हर समय में आपका विरोध करते हैं। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा चेहरा थे, एक ऐसे सफल नेता थे जिसकी चर्चा सारे पूरे देश में थी और सभी वर्ग ने उनका साथ दिया और वो मोदी जी प्रधानमंत्री चुन करके हमारे सामने आए। पीएम मोदी पर धर्म विशेष के नेता होने के आरोप को नज़मा सिरे से खारिज करती हैं। उनके शोध में पीएम मोदी के जीवन संघर्षों से लेकर सीएम रहते गुजरात में विकास और प्रधानमंत्री के तौर पर सर्वस्वीकार्य नेता तक के सफर को प्रामाणिक आधार देने की कोशिश की गई है। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। ऑस्ट्रेलिया में लाखों फोन हो गए बंद। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही और जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए सीधे चलें डिजिटल गलिए। दिल्ली में ऐप से चलने वाली कैब सेवाओं के लिए नए नियम जारी किए गए। अब यहां दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां नहीं चलेंगी। ये नियम ओला और उबर जैसी ऑनलाइन कैब सेवा देने वाली कंपनियों पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर ऐप आधारित दिल्ली से बाहर की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। इस तरह अब राजधानी में सिर्फ डीएल नंबर वाली ऐप से जुड़ी कैब ही चलेंगी। व्हाट्सएप में अब विज्ञापन भी नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है जिसकी मदद से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। हालांकि ये विज्ञापन प्राइमरी चैट इनबॉक्स में नहीं दिखेंगे, बल्कि इन्हें व्हाट्सएप स्टेटस पर दिखाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में कई जगह इंटरनेट और फोन सेवाओं पर असर पड़ा। दरअसल वहां ओप्टस कंपनी में तकनीकी दिक्कत आई। इससे कई फोन लाइनें रुक गईं और ऑनलाइन भुगतान में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजारों में से एक चांदनी चौक में दिवाली की शॉपिंग के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कहीं रंग बिरंगे बल्ब और लाइट्स मिल रही है तो कहीं पारंपरिक दियों का खास ट्रेंड नजर आ रहा है। दीपावली से पहले बाजारों की रौनक दिल को खुश कर दे रही। आजकल दिल्ली के चांदनी चौक में भी दिवाली की खरीदारी खूब हो रही है। बाजार में मानो पैर रखने तक की जगह नहीं। मेरे पीछे तस्वीरों में भी अगर आप देखेंगे और आप देख पा रहे होंगे तो बहुत अलग अलग तरह की ये लाइट्स हैं जिन्हें खरीदने लोग पहुंच रहे हैं। लोगों का रुझान अलग अलग डिजाइन की जो लाइट है उनकी तरफ है। यहाँ कुछ ऐसी भी लाइट्स हैं जिन्हें आप देखेंगे कि टेडी के शेप में है तो कोई स्टार के शेप में है, अलग अलग रंगों में भी। और शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा दिवाली की शॉपिंग करने लोग चांदनी चौक ही पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें एक बाजार में हर वो चीज मिल जाती है जो किसी त्योहार के लिए जरूरी होती है। कहीं रंग बिरंगी फेरी लाइट्स, झालरें, कहीं मिट्टी के दिए और दूसरे सजावटी सामान। इस बार खास तौर से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी लोगों की पसंद बने हैं। क्या कुछ खास है इस बार और क्या नई ट्रेंडी लाइट्स? दिवाली पे जो सारी लाइट्स है हमारी नई है और ज्यादातर हमारा इंडियन प्रोडक्ट है। जैसे हैंगिंग लैंप्स हैं, अब ये देखो बेल है, छोटी बेल आ गई है, सारा लेटेस्ट है। इसमें आपको पिछले साल का कोई रिपीट नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात कही आपने कि मेड इन इंडिया पे जोर दिया जा रहा है। चांदनी चौक की इन जगमगाती गलियों में कोई पहली दफा आकर खरीदारी कर रहा तो कोई इस बाजार को त्योहारी सीजन में खरीदारी का बेस्ट डेस्टिनेशन बता रहा। क्या खरीदारी की आपने? अभी तो मैंने डेकोरेशन वाले सामान खरीदे हैं। मार्केट के डेकोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट चांदनी चौक की तरफ बहुत ज्यादा होता है। क्या वजह है इसकी? सारा सामान एक साथ मिल जाता है। लग तो रहा है क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे। क्या खरीदने पहुँचे? हम लाइट खरीदने को। कैसी लाइट ले रहे हैं? लेजर लाइट।
लेजर लाइट। इस बार बाजार का ट्रेंड कैसा लग रहा है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एकदम नई है। हाँ जी बिल्कुल नई है, अलग से रौनक आ रखी है आज तो बाजार में। चांदनी चौक ही एक सेंटर है जहाँ पे आपको जो भी लाइट्स, डेकोरेटिव सामान है, सब कुछ चांदनी चौक में मिलता है। एंड पीपल दूर दूर से, चाहे वो दिल्ली का ही क्यों ना, और भी जगह से लोग चांदनी चौक को ही याद करते हैं। वैसे जहां पारंपरिक मिट्टी के दियों से लोग अपने घर और आसपास रोशनी करते ही हैं, लेकिन इस बार दियों का ये नया ट्रेंड भी लोगों को खूब रास आ रहा है। खूबसूरत दिए देख रहे हैं आप, ये भी ट्रेंड में है और बाजारों में हमने ऐसी कई दुकानें देखी हैं जहां इस तरह की खूबसूरत जो ये लाइट्स हैं ये लगाई हैं, जिन्हें आप अपने मंदिरों में लगा सकते हैं। भैया ये जो लाइट्स हैं ये बहुत नई तरह की लग रही हैं। आप इससे पहले हम लड़ियां देखते थे, ये बहुत सुंदर भी है। लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं? लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये मेक इन इंडिया की आइटम है, न्यू आइटम है बिल्कुल ही, और ये अपने इंडिया के अंदर में बनती है और ये सब आइटम सारी बहुत चलती है। ये भाई त्योहार है तो खर्चा तो बनता है, भले ही बार्गेनिंग करनी पड़ जाए, क्योंकि बजट का भी सवाल है, मगर त्योहार का मजा भी महसूस होता रहे, इसलिए पसंद के साजो सामान पर दिल खोलकर खर्चा भी चलता है। तो हमें तरह तरह की नई ट्रेंडिंग लाइट्स नजर आई। साथ ही खास बात यह है कि इनके दाम भी बाकी बाजारों से कम है, क्योंकि यहाँ पर चीजें होलसेल में मिलती है। तो अलग अलग तरह की, चाहे वो भगवान की मूर्तियों को डेकोरेट करके उनमें लाइट लगाना हो, चाहे घर में फेरी लाइट लगानी हो, या लाइट कोई सी भी हो, यहाँ हर लाइट मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ पर खरीदारी करने लोग सबसे बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं और दिवाली की जो असली रौनक है यहाँ नजर आ रही है। बीजू राजा के साथ ही तो झा, गुड न्यूज टुडे दिल्ली। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।